हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 33 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि मित्रा की जिंदगी में कोई अनजान शख्स एंटर कर चुका है, लेकिन वह कौन है और उसका क्या मकसद है यह कोई नहीं जानता। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मित्रा पीछे पलट कर देखी तो वह शख्स रंगों के धुएं में गायब हो चुका था। वह कुछ दूर तक उसके पीछे जाती है, लेकिन वह बहुत दूर जा चुका था। तभी पीछे से कोई उसके कंधे को टैप करता है तो वह डर कर अपनी आंखें मीच लेती है और पीछे पलट कर देखने की कोशिश करती है तो वहाँ सोफी उसे हैरानी से देखते हुए पूछी, यहाँ क्या कर रही है गेट के बाहर? और मैं कब से तुझे अंदर ढूंढ रही हूँ, और ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? मित्रा कुछ सोचती है। क्या बताऊं, शायद हमारा भ्रम होगा। वह बोली, कुछ नहीं, चलो हमें अब अंदर चलना चाहिए। इधर दिल्ली में सनाया रुद्र के पूरे कमरे की जांच कर लेती है, लेकिन उसे वहां वह चिप नहीं मिलती। लेकिन कोई रुद्र के कमरे में है यह रुद्र को मालूम चल जाता है। दरअसल उसे छोड़ यदि उसके कमरे में कोई दूसरा एंटर करता है तो उसके कमरे में लगा साइलेंसर ऑन हो जाता है जो रुद्र के मोबाइल से कनेक्ट था। वह अपने मोबाइल से कनेक्ट घर के अंदर का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। अभी वो देखने ही वाला था कि उसे कैलाश ने टोका, जिससे उसकी नज़र मोबाइल से हट गई। इधर सनाया रुद्र के कमरे से निकलकर उसके ऑफिस जाने का फैसला करती है। इधर कैलाश ने कहा, हमें अपने होली पार्टी में बुलाने का मकसद नहीं बताया भांजा। अचानक से हमसे प्यार भरा रिश्ता बनाने का फैसला किए, वह कुछ हजम नहीं हुआ मुझे। रुद्र ने भी तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, इस उम्र में भी इतनी शातिर दिमाग कहाँ से लाते हो मामा? लोमड़ी यदि बूढ़ा हो जाए भांजा तो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो जाता। वजह चाहे तुमने जो भी सोचा हो, लेकिन आज की होली तुम्हारे लिए बहुत खास होगी भांजा, वादा करता हूँ। कैलाश की आंखों में और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिसे देख आज रुद्र पहली बार कंफ्यूज हो गया था। लेकिन कैलाश के चेहरे की एक्सप्रेशन बता रही थी कि आज बहुत कुछ होने वाला है। इधर सोफी मित्रा को ठंडाई लेकर देती है तो वह पूछती है, इसमें भांग है और तुम जानती हो हम नहीं पी सकते। नहीं, यह नॉर्मल है, मुझे मालूम था इसलिए नॉर्मल लेकर आई हूँ तेरे लिए, लेकिन खुद के लिए भांग वाली ठंडाई लेकर आई हूँ। तो दोनों साथ में हंसने लगते हैं। मित्रा उसके हाथ से ठंडाई की गिलास ले लेती है और अभी दोनों एक साथ चीयर करके पीने ही वाले थे, तभी उन दोनों को पुष्पा जी बुला लेती है। तो सोफी चिढ़ते हुए बोली, मॉम हमें बुला रही है, चल पहले सुनकर आते हैं, फिर आराम से अपनी ठंडाई पियेंगे। सोफी ने कहा तो दोनों अपना ग्लास वहीं टेबल पर रखकर चले जाते हैं। उसी वक्त कोई मित्रा की ठंडाई वाले गिलास में एक टैबलेट डाल देता है और वहां से दूर हट जाता है। क्या है मॉम, क्यों बुलाया? सोफी थोड़ा चिढ़ते हुए पूछी। तो पुष्पा जी बोली, आज चंदन नहीं आने वाला है, अभी उसका फोन आया था मुझे। तुम दोनों इतने बिजी हो कि उसका फोन भी नहीं उठाया। दोनों ने अपने पास चेक किया तो मित्रा बोली, लगता है हम अपना फोन कहीं रखकर भूल गए आंटी। तो सोफी बोली, मैं भी, लेकिन चंदन क्यों नहीं आ रहा है मॉम? उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है। पुष्पा जी ने जवाब दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ है मॉम। हे भगवान, हमारे चंदन को जल्दी से ठीक कर दो। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया था और वापस वहीं आ जाते हैं जहां अपना ग्लास रख कर गए थे। सोफी बोली, सॉरी चंदन, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे नाम पर ये ठंडाई दोनों चीयर कर पी जाते हैं। इधर रुद्र मित्रा को बार बार कॉल करता है, लेकिन आज सुबह से ही मित्रा उसका कॉल नहीं उठा रही थी, जिससे वह बेचैन हो जाता है। वो खुद से बोला, यह लड़की मुझे पागल कर देगी, पता नहीं अपना फ़ोन रखकर कहाँ घूम रही है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तभी उसे अपने कमरे की साइलेंसर ऑन होने का ख्याल आया और वो फिर से अपना मोबाइल में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। सनाया मेरे कमरे में क्यों जा रही है? वह पूरे पार्टी में अपनी नज़रें दौड़ाता है, लेकिन वहाँ पर सनाया नहीं थी। किसी को सनाया का ख्याल भी नहीं आया था। वह उसे फ़ोन करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। वह हैरान परेशान सोचने लगता है, सनाया का नंबर स्विच ऑफ क्यों बता रहा है और वो यहाँ क्यों नहीं है, मेरे कमरे में क्यों गई थी?
इधर सनाया पूरे ऑफिस में, यहाँ तक रुद्र के केबिन में, जहाँ जहाँ उसे उम्मीद थी चिप मिलने की, वहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन वो चिप उसे नहीं मिलता। वह थक हार कर खुद से कहती है, रुद्र हमेशा से अपने बिजनेस पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था और उन्हें एक चिप में सेव कर देता था। वह उसे ऑफिस में ही रखता था, अपने केबिन के लॉकर में, लेकिन यहाँ तो मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। सोच सनाया, रुद्र ने कहाँ रखा होगा। मुझे वो चिप उसे देना ही होगा, वरना वो मेरा सच रुद्र को बता देगा और मैं उसे खो नहीं सकती हूँ। इधर रुद्र रोहन से कहा, मुझे सनाया कहीं नहीं दिख रही है, पूरे पार्टी में भी वो नहीं है, पता करो कि वो कहाँ है। ऋषि, तुम उसका नंबर ट्रेस करो, कुछ तो गड़बड़ है। सनाया का इस तरह से अचानक से गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऋषि सनाया का मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सनाया ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था ताकि उसके लोकेशन के बारे में रुद्र को मालूम ना चल सके। ऋषि ने कहा, उसका नंबर स्विच ऑफ है। रुद्र बोला, अभी कुछ देर पहले वो मेरे कमरे में गई थी, पक्का वो कुछ ढूंढ रही है, लेकिन क्या? समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे क्या छुपा रही है। जब से वो होटल ग्लैमर से लौटी है वो चेंज हो गई है, कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। कहाँ जा सकती है वह? रुद्र अपने दिमाग पर जोर देता है। इधर सोफी पर भांग का नशा छा गया था, वो होश में नहीं थी। वही मित्रा का भी सिर चक्कर खाने लगा था। वह अपना सिर पकड़ इधर उधर लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उसके ड्रिंक में जो टैबलेट डाली गई थी वह नशे की टैबलेट थी, और वह जैसे ही गिरने वाली थी, किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया, जैसे कि वह इसी वक्त का वेट कर रहा हो। वह मित्रा को अपनी गोद में उठाकर आश्रम के पीछे से बाहर निकल जाता है, जहां उसकी कार लगी थी। इधर रुद्र बार बार फिर से मित्रा को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। कैसे उठाती? उसका फोन तो उस अनजान शख्स के पास था। रुद्र का नंबर देख उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वह अपने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को और अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने के लिए कहता है, क्योंकि वो मित्रा को लेकर अभी दिल्ली निकलने वाला था। वह मित्रा को अपनी बाहों में जका रखा था। उसके चेहरे पर डार्क कलर का रंग लगा हुआ था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। यह आज हो क्या रहा है? इधर मित्रा मेरा फोन नहीं उठा रही है, उधर सनाया नहीं मिल रही है। तभी रुद्र को ख्याल आता है कि उसे अपनी ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे चेक करनी चाहिए। वह अपने ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा, जो कि उसके मोबाइल से ही कनेक्ट था, उसे ऑन करके चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे सीसीटीवी कैमरे वहां पर बंद थे। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और वह रोहन से कहता है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना ही होगा, वहां के सीसीटीवी कैमरे ऑफ हैं। तभी रोहन उसे रोकते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं और माया जाते हैं, वहां चेक करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। मित्रा के फोन ना उठाने से रुद्र बेचैन हो रहा था। वो फिर सोफी को कॉल करता है, लेकिन वो भी उसका फोन नहीं उठाती है। अब रुद्र की परेशानी एक अनजान भय में तब्दील हो गई थी। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जो कैलाश ने नोटिस कर लिया था। वह उसके पास आकर बोला, अपनों के ऊपर मुसीबत आती है तो सभी ऐसे ही परेशान हो जाते भांजा। अब क्या करोगे भांजा? अपनी मित्रा की फिक्र हो रही है। कैलाश के मुंह से मित्रा का नाम सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हो गया था। उसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कैलाश को मित्रा के बारे में कैसे मालूम चला, जो कि वह जेल में था। तो वह फिर बोला, तुझे क्या लगा भंजा? तू सनाया से शादी करने का फैसला करेगा और हमें बेवकूफ बना देगा? अपनी मित्रा को सेफ रखने के लिए तूने सनाया का सहारा लिया, और वो बेवकूफ लड़की, उसे लगता है कि तू उससे प्यार करता है, लेकिन हमें मालूम चल गया कि तुम्हारी जान उस मित्रा में बसती है और तू उसका पागल आशिक है। लेकिन अब तेरी मित्रा। अभी कैलाश अपनी बात पूरी कर ही पाता कि रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है और कैलाश का कॉलर पकड़ अपना दांत पीसते हुए कहा, खबरदार तूने अपनी गंदी जुबान से मेरी मित्रा का नाम भी लिया तो उससे दूर रहना, वरना मुझे तेरी जान लेने में बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। कैलाश के चेहरे पर धूर्त से भरी मुस्कान थी। वह बोला, ऐसी कोई गलती मत करना भांजा, वरना तेरी मित्रा तुझसे बहुत दूर चली जाएगी। अभी फोन नहीं उठा रही है, कौन जाने आगे उसके साथ क्या होगा। यह सुनते ही रुद्र अपना कंट्रोल खो देता है और वह चीखते हुए कैलाश के मुख पर पंच मार देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मित्रा के बारे में ऐसे बोलने की?
आज मैं तेरी जान ले लूंगा। रुद्र का ऐसे करने से वहां मौजूद सबकी नजर उस पर चली गई थी, यहाँ तक कि मीडिया की भी, जो रुद्र के इस हरकत को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। कैलाश जानकर रुद्र से बेचारा बन मार खा रहा था, क्योंकि उसका यही तो प्लान था कि रुद्र के सभी के सामने, खासकर मीडिया के सामने, उसकी इमेज को गलत प्रूफ करने का। रुद्र काफी गुस्से में था। उसे खुद इस बात का होश नहीं था कि वहां सभी उसे ही देख रहे हैं। ऋषि जल्दी से वहां से मीडिया को बाहर निकालता है और घर के बाकी लोग रुद्र को रोकते हैं। रम्या वहीं अपने ससुर को संभालती है, जिसके मुख से रुद्र के मार खाने से खून निकल रहा था। लेकिन वहीं रमन चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहा था, क्योंकि बाप और बेटे का यही तो प्लान था। ऋषि ने कहा, रुद्र शांत हो जाओ, मीडिया तुम्हें दिखा रही है। रुद्र एक नज़र मीडिया की तरफ देखा, जो उसकी ही तस्वीरें ले रही थी, और वो अफसोस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वहीं कैलाश के चेहरे पर विजयी मुस्कान बिखर आती है। होली का रंग में भंग पड़ गया था। सभी वहां पर मौजूद मेहमान जा चुके थे, लेकिन मीडिया इस मसले को जोर शोर से पूरे देश में फैला रही थी। जिस न्यूज के हेडलाइंस पर कुछ दिन पहले रुद्र का शान छाया हुआ था, अब वहीं उसकी खराब इमेज के बखान हो रही थी। मीडिया कैलाश से बात करती है, मिस्टर कैलाश, अभी आप 2 दिनों के लिए बेल पर निकले हैं और मिस्टर रुद्र आपके भांजे हैं। ऐसे में आप दोनों के बीच क्या बहस हो गई कि मिस्टर रुद्र ने आप पर हाथी उठा दिया, वो भी सभी के सामने। कैलाश मीडिया के सामने मासूम और बेचारा बनकर बोला, आप सभी ने देखा, मिस्टर रुद्र का यही असली इमेज है। मैं उनका अपना सगा मामा हूँ। उन्होंने खुद मुझे इस होली पार्टी में इनवाइट किया था और मैंने हमारे बीच के गिले शिकवे मिटाकर उनकी पार्टी के इनविटेशन को स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेरा अपमान किया है। जो सबूत इन्होंने मेरे खिलाफ पेश किए थे और जिसकी वजह से मैं सजा काट रहा हूँ, वह सारे के सारे झूठ और फेक थे। और मैं यही मिस्टर रुद्र को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह अपने बदले की आग में मेरे साथ नाइंसाफी ना करे, जिससे वो भड़क गए और उनकी असली चेहरा आप सभी के सामने आ गया। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मैं अपने अधिकारों की लड़ाई में आप सभी का साथ चाहता हूँ। रुद्र गुस्से से जलती आंखों से कैलाश को देख रहा था, जैसे कि वो अभी इसी वक्त उसका खून कर दे। उसके चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। ऋषि रुद्र को जैसे तैसे शांत करता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। घर वाले भी घर के अंदर आ जाते हैं और एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में छा जाती है। इधर ऋषि अपने बॉडीगार्ड से मीडिया को बाहर निकालने का इशारा करता है। रुद्र के घर के अंदर आते ही अपने गुस्से में उसके सामने जो भी मिला उसे इधर उधर फेंकने लगता है। उसका गुस्सा और हालत देख सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। वह चीखता है और चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, आज मैं उस कैलाश की जान ले लूंगा। जब मेरी इमेज खराब हो ही गई है तो अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। वह गुस्से में काफी भयंकर लग रहा था। वह अपना गन निकाल बाहर निकलने का हुआ तो सभी उसे समझाने और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आज किसी का सुनने का मूड में नहीं था। तभी उसकी मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो मित्रा का नंबर था और वो शांत हो गया। वह जल्दी से फोन उठाया और उसकी त्योरिया गुस्से से तन गई, क्योंकि उधर से उसके कान को पीड़ा पहुंचाने वाली एक हंसने की आवाज आई। वह वही शख्स था जिसकी बाहों में अभी मित्रा थी। वह हंसते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर रुद्र, बहुत गुस्सा आ रहा ना तुझे? आना भी चाहिए, क्योंकि तू जो इतने दिनों से पूरे मीडिया में छाया हुआ था, बहुत गुरूर था ना तुझे खुद पर, अपनी पावर पर। आज तेरा वही गुरूर टूट गया। मजा आ रहा है तुझे ऐसे बर्बाद होते हुए देखकर। उसकी एक एक बात रुद्र के दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। उसके गुस्से से आंखें पूरी तरह से रेड हो गई थी। रुद्र ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, तेरे पास मित्रा का फोन कैसे? मित्रा कहाँ है? ओहो, वह तो आराम से सो रही है मेरी बाहों में। वह शख्स हंसते हुए बोला, देखना चाहोगे? रुद्र ने कहा, बकवास बंद कर अपनी, बता मेरी मित्रा कहाँ है? तो वह फिर बोला, मैंने कहा ना, तेरी मित्रा मेरी बाहों में है, बहुत सुकून है उसकी बाहों में। अब समझा कि तू इसका इतना पागल दीवाना क्यों है, लेकिन मैं इसके लिए सनकी हूँ, तुझसे भी कई ज्यादा। उसकी एक एक बात रुद्र के दिल को गुस्से से जला रही थी। वो आज इतने गुस्से में था कि उसके चेहरे, हाथ, गले की नसें तन गई थी।
आंखें लाल हो रही थी, जो ज्वालामुखी की तरह भड़क रही थी। वह अपनी एक बात चबाते हुए बोला, यदि तूने मेरी मित्रा के साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं तुझे, चाहे तू पताल में ही क्यों ना छुपा हो, वहां से भी तुझे ढूंढकर तेरी जान ले लूंगा। याद रखना, और इतनी हिम्मत है तो मेरा सामना कर। कब तक छुपकर यूं ही मुझ पर वार करते रहेगा? वह शख्स हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे अपना लोकेशन भेजता हूँ, तू वहां आ जाना और अपनी मित्रा को बचा लेना। रुद्र दांत पीसते हुए कहा, बता तू कहाँ है? तो वह बोला, मैं दिल्ली में हूँ। अब बचा ले अपनी मित्रा को, तेरे पास 1 घंटे हैं। यदि समय पर आ गया तो ठीक है, वरना तेरी मित्रा तुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। रुद्र ने फोन कट कर दिया और घर से जैसे ही बाहर कदम रखा, मीडिया का जमावड़ा लग गया था। मीडिया उसे रूबरू होना चाह रही थी। वह खुद से बोला, यहाँ से निकलना मुश्किल है, मुझे किसी भी हालत में मित्रा तक पहुंचना ही होगा। और वो फिर वापस घर के अंदर चला जाता है तो उसे देख फिर से सभी परेशान हो उठते हैं। आज का दिन सच में सभी के लिए बहुत बुरा था। इधर कैलाश अपने घर पर रमन के साथ अपने रूम में टीवी पर रुद्र की धज्जियां उड़ते देख खुश हो रहा था। रमन ने कहा, वाह डैड, क्या प्लान था हमारे बॉस का। रुद्र ने हमें इनवाइट करके अपने ही होली पार्टी में खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि आज हम उसके जाल में नहीं, वो हमारे जाल में फंसने वाला है। कैलाश के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई और वह बोला, उस रुद्र की वजह से मुझे जेल तक जाना पड़ा। मेरी पत्नी मुझसे नफरत करने लगी है। मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जेल में भी सबकी घृणित नजरें मुझे जब देखती तो मैं हर पल यही कसम खाता कि उस रुद्र को मैं ऐसे ही दिन दिखाऊंगा। अब आगे का प्लान पर काम करने का वक्त आ गया बेटा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ उसके खिलाफ FIR लिखवाने। पुलिस जब उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाएगी तो वह वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो अपनी मित्रा को बचाने के लिए जो निकलने वाला है। अपने घर के सामने की डोर से नहीं, बल्कि अपने बैक डोर से, सभी से छुपकर वह वहां से निकलेगा और ऐसे में मीडिया उसे बदनाम कर भगौरा घोषित कर देगी और पूरी दिल्ली पुलिस उसे ढूंढने में लग जाएगी। यदि वह वहां पहुंच गया तो आज वो अपनी जान से जाएगा और पुलिस के हाथ लग गया तो जेल में जाएगा। हार तो उसकी दोनों तरफ से है। कैलाश और रमन दोनों हंस पड़े थे। उन दोनों के बीच की बातें रम्या ने सुन ली थी, जो वो उनके लिए चाय लेकर आई थी और दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। कैलाश की सच्चाई तो पहले से ही उसके सामने थी, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। आज उसकी भी सच्चाई उसके सामने आ गई थी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई थी। वो वापस किचन में आ गई और खुद से बोली, नहीं, मेरी दोस्त मित्रा खतरे में है और रुद्र उसे बचाने के लिए जा रहा है। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि उसकी भी जान पर आ गई है। मुझे रुद्र को सच बताना ही होगा। वह अपने कमरे में आती है और रुद्र को जैसे ही कॉल लगाती है तो किसी ने उसके हाथ से मोबाइल ले ली। उसके चेहरे पर डर आ गया। देखी तो उसका पति रमन था। वह गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे वो सीधे बिस्तर पर जा गिरी। रम्या ने ऐसे रमन का रूप कभी नहीं सोचा होगा। वह अपना दांत पीसते हुए बोला, किसे फोन करी थी? उस रुद्र को। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। उसे बर्बाद करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और तू हमारे मेहनत पर पानी फेरना चाह रही है। बहुत सहानुभूति हो रही है तुझे उस रुद्र से। रम्या का डर से मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन रमन को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर अपना दांत पीसते हुए बोला, अब तुम पूरे दिन रात इसी कमरे में बंद रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे कमरे में मत बंद करो, मुझे माफ कर दो। वह बोला, मैं जानता हूँ कि तुझे उस मित्रा और रुद्र की बहुत चिंता है और जो उनकी परवाह करे उनकी परवाह मैं नहीं करता। रमन रम्या को कमरे में बंद कर चला जाता है और वह हताश बैठी रोती रहती है। दूसरी ओर रुद्र ने विजय जी से कहा, चाचा आप और भैया बाहर मीडिया को संभालिए, ऋषि बाहर ही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? गायत्री जी पूछी तो वह मन में सोचा, इन्हें सच बताया तो यह परेशान हो जाएंगे और शायद मुझे जाने भी ना दे। और कुछ सोच कर बोला, मुझे जरूरी काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप दादी और चाची माँ भाभी कोई मीडिया के सामने नहीं जाएगा। और भैया, यदि आप सबसे मीडिया ने
कुछ भी पूछा मेरे बारे में तो आप यही बताना कि मैं कैलाश के घर गया हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। क्या? यह तू क्या बोल रहा है? अर्जुन ने पूछा। भैया मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं अपनी बात आप सबको समझा सकूं। बस इतना जान लीजिए कि जैसा कह रहा हूँ वही कीजिए। रुद्र कहते कहते निकलने ही वाला था कि उसके कदम अचानक से रुक गए और वो पीछे पलटकर अपने परिवार को देखता है। पता नहीं क्यों आज उसका मन बहुत ही ज्यादा बेचैन था। वह वापस अपना कदम लेते हुए सभी से गले मिलता है तो सभी की आंखें नम हो गई थी। पहली बार रुद्र खुद से सभी से गले मिल रहा था, इसीलिए सभी के लिए हैरानी के साथ साथ खुशी वाला भी पल था। उसे जाते हुए सभी उसे रोकना चाह रहे थे। सभी के मन में रुद्र के लिए एक अजीब सा डर था, क्योंकि वह अकेले ही जा रहा था। ऋषि, रोहन, माया कोई उसके साथ में नहीं था, क्योंकि ऋषि बाहर मीडिया को संभाल रहा था और रोहन और माया ऑफिस गए थे। रुद्र को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ उसका अकेले जाना ठीक नहीं है। उसे तो बस मित्रा का ही ख्याल था। वह किसी तरह मित्रा तक पहुँचना चाह रहा था। रुद्र ने अपने घर के बैक साइड से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि मीडिया की नज़रों से बच सके। वह जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और मित्रा को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मित्रा को किसी भी हालत में बचाना है। मित्रा उससे दूर नहीं जा सकती है। इधर ऑफिस में रोहन और माया पहुंचते हैं। लाइट ऑन करते ही वो चौंक जाते हैं क्योंकि सामने सनाया थी। वो सनाया को देख पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया की आंखें नम थी। अब वह भी झूठ नहीं बोलना चाह रही थी। थक गई थी या दोहरी जिंदगी जीते हुए। माया ऑफिस का हाल देखती है और पूछती है, तुम कुछ ढूंढ रही हो? ऐसा भी क्या ढूंढ रही हो कि तुम्हें आज चोरी चुपके यहाँ आना पड़ा और पूरा सीसीटीवी कैमरे को ऑफ करके रखा है? सनाया फुट फुट के रोने लगी और वह दोनों हैरान रह गए थे। इधर वो शख्स अपनी हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंचता है और वो अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उस शख्स की गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है जहां पर एक बड़ा कमरा बना हुआ था। वह मित्रा को अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है उस कमरे की तरफ। मित्रा अब भी बेहोश थी। उसे होश नहीं था कि वह उसकी बाहों में झूल रही थी। इधर आश्रम में भी हलचल मच गई थी। सोफी को सभी होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भांग का नशा उसके सिर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। वह मित्रा को लेकर कमरे में दाखिल होता है जहां पर एक छोटा सा चरपाई लगा हुआ था। वह उसे उस पर लेटाता है और उसके पास में बैठ जाता है। उसकी आंखों में उसके लिए जुनून थी। वह उसे अपने जुनून भरी आंखों से देख रहा होता है। मित्रा का बाल उसके चेहरे को ढक रहा था तो वह उसके बाल को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, तुम सच में कितनी खूबसूरत हो। मेरी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन बहुत इंतजार किया है तुम्हें पाने के लिए। अब और नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुझे उस रुद्र का कभी नहीं होने दूंगा। आज उस रुद्र का नामो निशान मिट जाएगा इस जहां से और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। तुम्हारे दिल में रुद्र नहीं, मैं रहूंगा। सोचा था कि तुम्हें मारकर उस रुद्र से बदला लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इधर रुद्र को उसके मोबाइल पर लोकेशन मिलता है और वो अपनी गाड़ी के स्पीड को तेज करता है। इधर कैलाश रुद्र के खिलाफ एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। रुद्र कोई मामूली आदमी तो था नहीं कि उसे अरेस्ट करने पुलिस बिना कोई ठोस सबूत के निकल जाए, इसलिए वे अलग ही परेशान थे। कैलाश ने रुद्र पर गंभीर आरोप लगाया था, यहाँ तक कि वह उसे जान से मारने की धमकी तक दे रहा है। ऋषि को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है क्योंकि वहाँ का इंस्पेक्टर रुद्र का ही आदमी था। इंस्पेक्टर बोला, कैलाश पुलिस स्टेशन में है। मिस्टर रुद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हमें करना पड़ा क्योंकि बाहर कुछ मीडिया भी थी। हम पर काफ़ी प्रेशर है उन्हें अरेस्ट करने का। आप प्लीज़ बेल का पेपर रेडी करा लीजिए। फोन रखते ही ऋषि के माथे पर बल पड़ने लगा था। आज रुद्र चारों तरफ से घिर गया था। यहाँ मीडिया को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था और अब यह एफआईआर। उसी वक्त रोहन, माया और सनाया भी घर पहुँचते हैं। खबर तो उन्हें भी मिल गई थी। वह सभी मीडिया के सवालों से बचते हुए घर के अंदर जाते हैं और साथ में ऋषि भी था। रोहन ने पूछा, रुद्र कहाँ है? सनाया सुबह से गायब थी और सभी उसके लिए भी अलग से परेशान थे। उसे देखकर हेमा जी उसे गले लगा लेती और पूछती है, तुम कहाँ थी बेटा? हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन आज सनाया खामोश थी।
उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। तभी माया ने फिर पूछा, आप सभी चुप क्यों हैं? रुद्र कहाँ है? प्लीज हमें बताइए। तो देविका ने कहा, रुद्र तो कहीं चला गया है, किसी को नहीं मालूम कहाँ गया है। यह सुनकर ऋषि, रोहन और माया परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? उसका जाना ठीक नहीं था, उसे फंसाया जा रहा है। कहाँ गया है वह? पता नहीं कहाँ गया होगा। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, उसकी जान को खतरा है। यह सुनकर सबकी हालत खराब हो गई थी। रोहन, ऋषि और माया वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें किसी भी हाल में रुद्र तक पहुँचना था और उसे वहाँ तक जाने से रोकना था। रुद्र उस लोकेशन पर पहुँचता है। वह अपना गन निकाल गुस्से से बिना डरे आगे बढ़ता है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह डरा नहीं। इधर रुद्र का नंबर ट्रेस कर तीनों उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन रुद्र से कुछ ही दूरी पर उन्हें रुद्र का नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताने लगा, क्योंकि जहां रुद्र था वहां पर जैमर लगे हुए थे। तभी माया बोली, रुद्र का नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है, अब क्या करें? मुझे आज पहली बार बहुत डर लग रहा है। वह तीनों अपना सिर पर हाथ रख गाड़ी में बैठे रहते हैं। तभी रोहन बोला, हम यूं ही नहीं बैठे रह सकते। जहाँ तक रुद्र का नंबर नेटवर्क में था वहाँ तक हमें जाना होगा, उसके आगे सोचते हैं कि क्या करना है। इधर रुद्र के घर में सभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रुद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी की आंखें नम थी। गायत्री जी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आज का दिन हम सबके लिए बहुत भारी है। जहाँ सारी दुनिया रंगों में रंगी है, वहीं हमारी दुनिया फीकी पड़ गई है। मेरा रुद्र कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वह तो सभी का भला करता है। उसकी रक्षा करना प्रभु, उसका हाथ हमेशा थामे रखना। सनाया इधर फूट फूट कर रोने लगी थी। आज जो भी हो रहा है कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार थी। रुद्र के साथ ऐसा कुछ होगा उसने भी नहीं सोचा था। घर में सनाया के बारे में अभी तक किसी को सच मालूम नहीं था। हेमा जी उसे अपने गोद में लिटा लेती है और उससे कहती है, ज्यादा मत सोचो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। जितना वह बोलती सनाया उतना ही फुट फुट कर रोने लगती। इधर रुद्र उस कमरे में दाखिल होता है और वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी थी। क्या होगा कहानी में आगे? कि रुद्र गुस्से से जल रहा था। क्या वह उस शख्स के जाल में बुरी तरह से फंस जाएगा या अपने मित्रा को हमेशा के लिए खो देगा? क्या सही समय पर उसके दोस्त उसे बचाने पहुंच जाएंगे? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।